गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करें, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि। तो सबसे पहले बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। विधि का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। यह निम्न 3 पदों में किया जाता है। तीन पदों में किया जाता है। अब ये 3 पद कौन कौन से जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले कहेंगे सल्फर या सल्फाइड एस को वायु में जलाकर SO2 उत्पन्न करते हैं। सल्फर या सल्फाइड एस को वायु में जलाकर SO2 उत्पन्न करते हैं। पहला, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, SO2 बनाएंगे। फिर क्या होगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन SO2 से क्रिया कर SO3 बनाते हैं। क्रिया करवाकर SO3 बनाते हैं। थर्ड, प्राप्त SO3 H2SO4 अम्ल द्वारा अवशोषित होकर H2SO4 अम्ल द्वारा अवशोषित होकर ओलियम बनाती है। तो 3 स्टेप में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना चाहते हैं संपर्क विधि द्वारा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि द्वारा किया जाता है, 3 पदों में किया जाता है। सबसे पहले सल्फर या सल्फाइड एस की क्रिया ऑक्सीजन के साथ या वायु में जलाकर SO2 उत्पन्न करते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है सांद्र H2SO4 अम्ल द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे ओलियम H2S2O7 प्राप्त होता है। ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं किस प्रकार प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कह रहा है जो प्राप्त SO2 है, देखो यहां से हमने ये सल्फर बर्नर है, इसके अंदर हमने सल्फर को वायु की प्रेजेंस में जलाया तो क्या प्राप्त हो गया, SO2। जो SO2 इम्प्योर है SO2, तो इसको प्योर करने के लिए हमने कौन कौन से, ये सबसे पहले जो SO2 प्राप्त हुई है इसको शुद्ध कैसे किया जाए, तो इसको डस्ट प्रिसिपिटेट से प्रोवाइड करेंगे। तो SO2 गैस में जो डस्ट है, धूल के कण है, वो यहां अलग हो जाएंगे। फिर इसको हमने किस में भेजेंगे, वॉशिंग कूलिंग में भेजेंगे, जहां पे ऊपर से वाटर को बौछार के रूप में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर में डिजोल्व इम्प्योरिटीज है वो वेस्ट के रूप में अलग हो जाएगी। फिर जो बचे SO2 गैस है उसको कहां करेंगे, कंस्टेंट H2SO4 के बॉक्स में से गुजारते हैं, तो एसिड में विले इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी। ओके, जिसे हमने दिया ड्राई टावर के नाम से। फिर इस प्रकार प्राप्त SO2 गैस है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राप्त SO2 को धूल कणों और आर्सेनिक अशुद्धियों से, ये रहा आर्सेनिक प्रेसिपिटेट है, तो प्राप्त SO2 को धूल एवं आर्सेनिक अशुद्धियों से
मुक्त कर शुद्ध किया जाता है। शुद्ध कैसे किया? तो यहां से हमने देखो SO2 को डस्ट प्रिसिपिटेटर से प्रोवाइड किया है, फिर वॉशिंग कूलन से, फिर ड्राई टावर से, और फिर आर्सेनिक बॉक्स में से इसको निकाला है, तब जाके हमें SO2 प्राप्त, शुद्ध या प्योर SO2 प्राप्त हुई है। ओके, अब क्या करने वाले हैं, जो SO2 ये हमें प्राप्त हो गई है, इस SO2 की हम उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं, तो ये किसमें प्राप्त हो जाएगा? SO3 में बदल जाता है। तो आगे की रिएक्शन हम लिख सकते हैं उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में। यहां आ गए हम, उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में SO2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर SO3 बनाती है। तो रिएक्शन लिख सकते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, यहां डेल्टा H बराबर -196.6 किलो जूल मोल इनवर्स है, अर्थात यह अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी है। तो लासोतेलिए नियम के अनुसार SO3 की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए कम ताप और उच्च दाब की आवश्यकता है, क्योंकि अगर अभिक्रिया के आयतन में कमी हो रही है। तो लिख सकते हैं थ्योरी कि SO3 लासोतेलिए नियम के अनुसार लासोतेलिए नियम के अनुसार SO3 की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए कम ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर अभिक्रिया के, क्योंकि क्रिया कारक के 3 मोल हो गए और उत्पाद के 2 आयतन है, तो क्योंकि अगर अभिक्रिया के आयतन में कमी हो रही है, इसलिए हमें रिएक्शन को हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र का संचालन 720 के और 2 बार दाब पर किया जाता है। अतः सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र का संचालन 720 के ताप एवं 2 बार दाब पर किया जाता है। जो यहां लिखा है कैटालाइटिक कन्वर्टर, यहां से हमने SO3 बनाया। तो कह रहा है उत्प्रेरक परिवर्तन से प्राप्त SO3, ये रहा उत्प्रेरक परिवर्तन से प्राप्त SO3 को सांद्र H2SO4 अम्ल द्वारा अवशोषित करवाकर ओलिनियम प्राप्त करते हैं। आगे थ्योरी देखो, उत्प्रेरक परिवर्तित से प्राप्त उत्प्रेरक परिवर्तित से प्राप्त SO3 गैस सांद्र H2SO4 अम्ल द्वारा अवशोषित होकर
ओलियम बनाती है। रिएक्शन को लिखे अपन तो SO3 यहां से सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्ट हो तो हो जाएगा H2S2O7 जिसे कहेंगे ओलियम। ओके, ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर विभिन्न सांद्रता का H2SO4 प्राप्त करते हैं। ओलियम में जल मिलाकर विभिन्न सांद्रता का H2SO4 अम्ल प्राप्त करते हैं। रिएक्शन को देखो, H2S2O7 वाटर के साथ क्रिया करे तो विभिन्न सांद्रता का H2SO4 प्राप्त हो गए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका गलनांक 28.3 के तथा क्वथनांक 611 होता है। इसका गलनांक 28.3 के तथा क्वथनांक 611 के होता है। इसके उच्च क्वथनांक से 611 के इसके उच्च क्वथनांक से स्पष्ट होता है कि इसमें H1 से निम्न प्रकार आणविक सहगुणन होता है। कि इसका उच्च क्वथनांक क्यों है, तो इसमें H2SO4 मॉलिक्यूल्स है आपस में H1 द्वारा जुड़कर आणविक सहगुणित हो जाते हैं। इसके उच्च क्वथनांक से स्पष्ट होता है कि इसमें H1 से निम्न प्रकार आणविक सहगुणन पाया जाता है। किस प्रकार, देखो तो H2SO4 की स्ट्रक्चर ये ले लेते हैं जिसमें 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 2 OH समूह उपस्थित हैं। दूसरी यूनिट भी इसी प्रकार की है। तीसरी यूनिट भी ऐसे ही ले अपन। तो यहां से H बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऐसे यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ये कंटिन्यू आगे आणविक सहगुणन। ओके, इसके निम्न कारण, इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले बताएंगे H2SO4 एक तेलीय पदार्थ होता है जिसके कारण ये निम्न वाष्पशील होता है। तो फर्स्ट बोलेंगे निम्न वाष्पशील। सेकंड डालेंगे कि H2SO4 के फॉर्मूले के अनुसार H+ आयन त्यागता है तो ये कहलाएगा प्रबल अम्लीय गुण। तीसरा बता देंगे कि जल के प्रति प्रबल बंधुता होती है तो जल में घुल जाता है।
और नंबर 4 ऑक्सीकरण कर्मक का गुण पाया जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखेंगे अम्लीय प्रकृति। तो H2SO4 एक द्विक्षारकीय अम्ल है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में हम देखें स्ट्रक्चर में तो 2 OH आयन होते हैं, 2 OH समूह है, तो वहां से H+ आयन निकल सकता है, तो ये द्विक्षारकीय अम्ल है। तो फर्स्ट है एसिडिक नेचर, H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है। यह जलीय विलयन में निम्न प्रकार आयनित होता है। कैसे देखो, H2SO4 वाटर में यदि जाए तो H+ आयन त्यागेगा और हो जाएगा H+ और HSO4। इसके लिए अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक है इसकी वैल्यू आ रही है 10 से अधिक। वियोजन स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा अम्ल उस फॉर्म में उतना ही स्टेबल होता है। और HSO4 की बात करें तो ये निम्न प्रकार आयनित होता है, जो H+ और SO4 2- में कन्वर्ट होता है। तो इसके वियोजन स्थिरांक को हमने K2 के द्वारा दर्शाया गया, जिसकी वैल्यू 1.2 गुणा 10⁻² से भी अधिक है। तो हम कहेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, इसकी वैल्यू 10 से अधिक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। तो हम ये कह सकते हैं कि K का मान यह दर्शाता है कि A1 का मान यह दर्शाता है कि H2SO4 अम्ल अधिकतर H+ तथा HSO4- में आयनित होता है। ये ज्यादातर इस फॉर्म में मिलेगा H+ में और HSO4- के रूप में रासायनिक अभिक्रिया में। सेकेंड बता रहे हैं कि निम्न वाष्यशीलता के कारण H2SO4 की निम्न वाष्यशीलता के कारण इसका उपयोग अधिक वाष्यशील अम्लों के लवणों से उत्पादित करने में किया जाता है। सेकेंड, निम्न वाष्यशीलता रीजन बता देंगे, इसका क्वथनांक कितना होता है 611 केल्विन। तो निम्न वाष्यशीलता के कारण H2SO4 अम्ल का उपयोग अधिक वाष्यशील अम्लों के उनके संगत लवणों से उत्पादित करने में किया जाता है। रिएक्शन देखो, ये कह सकते हो H2SO4 अम्ल की रिएक्शन कोई साल्ट है MX, इससे करवा दें, जहां X बराबर FCl या NO3 हो सकता है। तो यहां से हम बनाएंगे फॉर्मूला M2SO4, 2 लेने तो हो जाएगा 2HX।
इसका मतलब HF हो गया, HCl हो गया और HNO3 हो गया। तो अधिक वाष्पशील अम्ल है वो कैसे बना सकते हैं कि H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया उनके लवणों से करवा देंगे तो अधिक वाष्पशील अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड है निर्जलीकरण। तो हमने ये पीछे के लेसन में डिस्कस किया था कि यौगिक से जल का निष्कासन निर्जलीकरण कहलाता है। तो यदि आप शर्करा को सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दें तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कार्बन कितने हो जाएंगे 12 है और वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे 11। तो यौगिक से जल का निष्कासन निर्जलीकरण के रूप में अर्थात सांद्र H2SO4 का उपयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है। फोर्थ, धातु अधातु के साथ अभिक्रिया। कॉपर की सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन, कार्बन की सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल, सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन। सबके 2-2 ले लूं। यहां से बनेगा कॉपर सल्फेट, ओके। यहां से वाटर प्लस SO। कार्बन का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो कार्बन का अम्ल हो जाएगा CO2, यहां से 2 लगाकर लिख सकता हूं 2SO2 और वाटर। यहां सल्फर देखो 2 तो ये हो गए और 1 3SO2। तो हर रिएक्शन में क्या बना है SO2 बना है। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सल्फर के ऑक्सी एसिड। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कई प्रकार के ऑक्सीमल बनाता है। तो कुछ ऑक्सीमल के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरस अम्ल, जिसका फॉर्मूला है H2SO3। दूसरा डिस्कस करें सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मूला होगा H2SO4। तीसरा डिस्कस कर रहे हैं थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, H2S2O3। और फोर्थ डिस्कशन चल रहा है थायोनस अम्ल, H2S2O4। इनके बारे में तो हम इनकी एक तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने वाले, एक संरचना बनाएंगे, एक क्षारकता। तो क्षारकता तो सभी के ऑलरेडी 2 ही आएगी, ओके। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर ये होती है, तो हम देखेंगे सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल 6 बना रहा है। तो S की ऑक्सीकरण अवस्था हम लिख सकते हैं +6। 2 OH है तो लिख सकते हैं क्षारकता 2, ओके। यदि इसी में देखें तो हमने देखा एक ऑक्सीजन कम ऊपर वाले में सल्फ्यूरस में, तो ऑक्सीजन की जगह हम क्या दिखा सकते हैं लोन पेयर, क्योंकि S के कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं 2, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे हम। तो बॉन्ड हो गया 1 2 3 एंड 4। तो S की ऑक्सीकरण अवस्था बराबर +4 और क्षारकता कितनी कर देंगे 2, ओके। यहां देखेंगे थायोसल्फ्यूरिक अम्ल,
यदि फॉर्मूले में बात करें तो एक एक्स्ट्रा क्या आया है, एस आ गया ऑक्सीजन की जगह, तो इस ऑक्सीजन की जगह क्या दिखा देंगे, डबल बॉन्ड से एस को दिखा देंगे। तो देखें यहां पे बॉन्ड, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था +6 और ये इलेक्ट्रॉन देखो सबको इलेक्ट्रॉन दिए इसने और इसने लिया तो -2, तो ऑक्सीजन अवस्था टोटल कितनी आ जाएगी, +6 -2 अर्थात एस की ऑक्सीजन अवस्था हो जाएगी +4। एस की ऑक्सीजन अवस्था इक्वल हो जाएगी +4 और क्षारकता आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, सभी की क्या आनी है, 2 आनी है। दूसरा लें थाइनस अमल, एक यूनिट को ऐसे तोड़ सकते हैं, एक H होगा, एक S होगा, 2 ऑक्सीजन, एक S हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, एक H, दूसरी यूनिट ऐसे जोड़ दूं तो ये हो जाएगा। बॉन्ड कितना है 1 2 एंड 3, तो क्षारकता ऑक्सीजन अवस्था 3, क्षारकता 2। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं 4 कौन से और ऑक्सीमल हो सकते हैं सल्फर के। नंबर 5 परऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मूला हो जाएगा H2SO5 6 डाई थाइनिक अम्ल, H2S2O6 नेक्स्ट 7 पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका हमने नाम लिखा है ओलियम, फॉर्मूला हो जाएगा H2S2O7। और इसी का हम लेंगे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O8। ओके, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ये वाली परऑक्सो, ऑक्सीजन लिंकेज है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको OH। तो बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो S की ऑक्सीजन अवस्था प्लस कितने कर देंगे 6, ओके, क्षारकता 2। ये देखो यदि हाफ करें तो एक H एक S और 3 ऑक्सीजन, ये वाली स्ट्रक्चर, 3 ऑक्सीजन एक H और एक S। दूसरी यूनिट भी ये बनाएंगे, दोनों SS लिंकेज से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्था 1 2 3 4 एंड 5, क्षारकता 2, जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम। यहां पे देखें दोनों फॉर्मूले में तो एक ऑक्सीजन का अंतर है, तो यहां लिंकेज SS लिंकेज ऑक्सीजन से जॉइंट है, तो स्ट्रक्चर सेम ही बनानी है। बॉन्ड 6 हो गए, S की ऑक्सीजन अवस्था +6, क्षारकता
सभी की बता रखी है, 2 आ रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखें, एक ऑक्सीजन और लिंकेज कर दें यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर ये आ जाएगी। एस की ऑक्सीकरण अवस्था +6 क्षारकता 2। ओके, ये ग्रुप 16 हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो क्लासेज होगी उसमें ग्रुप 17 हेलोजन के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच।